हाय गाइस, वेलकम बैक टू डॉजी वाइज। माय नेम इज़ फहाद आसिफ और मेरे बिल्कुल सामने आज गेस्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अहमद अब्दुल वदूद ताहिर। सो आज का टॉपिक गाइस है पाकिस्तान ट्रैवल, ठीक है। तो मैंने आज आपके लिए एक्सपर्ट बुला के रखा है, ठीक है। ट्रैवल्स में एयर ट्रैवल में आपके सामने एक एक्सपर्ट बैठा है। F-16 से लेके एयरबस 777 हर चीज़ की मालूमात रखते हैं ये। ठीक है, एयरबस ही सॉरी, बोइंग 777 से F-16 हो गया या A380 सब में एक्सपर्ट रखते हैं, महारत रखते हैं ये, ठीक है। तो वदूद, मुझे तो ये बता सबसे पहले तो कि पाकिस्तान के जो ट्रैवल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा अहम किरदार किस ट्रैवल का है? मतलब ट्रैवल के इन सेंस किस चीज का क्या चीज? हाँ, क्या चीज सबसे ज्यादा ट्रैवल सबसे ज्यादा किस चीज में इशू फेस होता है हम खुद एक इशू ट्रैवल्स में? जैसे कि अगर मैं बात करूं तो डंकी जो है ना, डंकी जिसको बोलते हैं यार, मुझे इसका इंग्लिश वर्ड नहीं आता। डंकी ही कहते हैं, डोंकी कह लो। डोंकी इट्स फ्रॉम या डोंकी, इंग्लिश वर्ड नहीं आ रहा इसका, अगर कोई है तो डोंकी, जिसके अंदर आप इलीगली ना बॉर्डर क्रॉसिंग इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग आप फिर दूसरे मुल्कों में जाते हैं और आप एक फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचकर वहां पे आप काम करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करें। इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं जो यूजुअली पाकिस्तान से डंकी मारी जाती है, ईरान से अफगानिस्तान होती है, अफगानिस्तान से ईरान होती है, फिर फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ दैट यू गाइस कम टू टर्की, ठीक है। फ्रॉम टर्की यू कैन गो टू एनी साइड ऑफ द यूरोप यू वांट, ठीक है। बेसिकली ज्यादा मशहूर जो है वो स्पेन है, स्विट्जरलैंड है, ज्यादा मशहूर मैं बात करूं। स्पेन, इटली भी है, पोर्चुगल भी है, ठीक है। असाइलम इजी मिल जाता है, जर्मनी में असाइलम बहुत इजी मिलता है। आप वहाँ पे कैंप में रहते हो, जाके आप अपने आप को पकड़वा देते हो, 7-8 मंथ्स आप कैंप में रहते हो, उसके बाद आपको असाइलम के डॉक्यूमेंट्स देते हैं, फिर वो काम कराते हैं आपसे, काम करा के आप कमाना शुरू करो, फिर आपको वो पासपोर्ट वगैरह देते हैं। लेकिन फिर उसमें ये होता है कि अगर आपका पाकिस्तान में केस खुल गया है तो आप पाकिस्तान में जा सकते हैं, एक ही बात होती है। अच्छा, सबसे पहले मेरा सवाल है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द वीजा चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय पाकिस्तानी गाय ऑन फॉर अ पाकिस्तानी पासपोर्ट, लाइक विद अ पाकिस्तानी पासपोर्ट? सबसे पहला पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, वो बहुत ज्यादा ना मसला करते हैं। सारे आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं, एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, एमए स्टूडेंट एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन आपके मिसाल के तौर पे आपके अब्बा जी की स्टेटमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है, या आप लोग फाइनेंशियल इतने रिच नहीं हो कि आप एक स्टेटमेंट अच्छी निकाल सको, तो आपको वीजा नहीं मिलना। ओके, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया मिसाल के तौर पे 80 लाख रुपए मांगता है, 80 लाख 80 लाख रुपीस फॉर अ वीजा? नहीं, इन योर बैंक अकाउंट, ओके, टू शो, मतलब एक बैंक स्टेटमेंट दिखाने 80 लाख मांगते हैं। कनाडा में आपके 30-40 लाख मांगते हैं। यूएसए आपका मांग लेता है लाइक 50 लाख, मतलब आजकल के डॉलर के रेट के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि 10, मतलब अगर यूएसडी में बात करूँ तो 10 से 15,000 डॉलर आपके अकाउंट में होना चाहिए तो आपको वीजा मिलेगा, और बाकी आपके कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं होने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग टाइज, एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग टाइज विद योर कंट्री? यार देखो, आप पाकिस्तान में है ना, आपके टाइज होते हैं ना, आप एक मुल्क में रह रहे हो तो टाइज बनते हैं। टाइज से मिसाल है बिजनेस या जॉब, आपकी फैमिली। आपने अगर एक कंपनी को या फिर सॉरी एम्बेसी को दिखाना है ना कि आपके स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, तो आप एफआरसी के थ्रू दिखाते हो, दैट इज फ्रॉम नादरा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ओके, फिर आप अपना एनटीए नंबर, चैम्बर ऑफ, अगर बिजनेस करते हो तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपके एनटीएन्स हो गए, आपके एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके बैंक स्टेटमेंट्स हो गई, ये सारे आपको ना इकट्ठे करने होते हैं, आपको इनको देना होता है कि आपको जिससे साबित हो कि आप इस मुल्क में रहते हो। एफएससी से होता है कि आपका फैमिली ट्री निकलता है, एफआरसी से। हाँ, आपके स्पाउस कौन है, आपके बच्चे कितने हैं, आपके पेरेंट्स कौन है, आपके सिबलिंग्स कितने हैं। बेसिकली एफआरसी में ये ना स्पाउस और आपकी फैमिली आ जाती है। बाय द वे, एफआरसी यू कैन गेट इट फ्रॉम नादरा's वेबसाइट, ठीक है। आप नादरा से होगी, जब हमारा वक्त था तो यू हैड टू गो टू लाइक टू द ऑफिशियल नादरा's ऑफिस। आप तो आप ऑनलाइन, यू कैन डू इट ऑनलाइन राइट नाउ। ओके, वीजा चैलेंजेस से मेरा एक सवाल है जुड़ा हुआ। डू यू थिंक कि वीजा चैलेंजेस हम पाकिस्तानी को इसलिए ज्यादा होते हैं कि हम पासपोर्ट रैंकिंग की वजह से, हमारी पासपोर्ट रैंकिंग खराब है? हाँ, ऑब्वियसली आपकी रैंकिंग खराब है। फिर आप यार, अगर आप सोच सकते हैं कि मुझे मुल्क से भागना है, तो जो आपको वीजा दे रहा है उसका आपके ख्याल उसके दिमाग में नहीं है पाकिस्तान से भागना है? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई। हाँ, तो बस यार, मैं एक ना पाकिस्तान के ना एक ट्रैवल डायरीज का एक ग्रुप है फेसबुक पे, उस पर मैं पढ़ रहा था कि ना एक यूएसए का ना कैंडिडेट था जिसने वीजा अप्लाई किया था, उसको बोला था आपके मुल्क के हालात नहीं है ना,
तो आपको अभी वीजा नहीं दे सकता, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। उसने सीधा सीधा ही बोला था, और औरत थी, और वो आपको बस एक स्टेप देती है और आपको यू हैड टू गो। आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अलबत्ता आप चैलेंज जो आप कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते, उसको एक वर्ड होता है अपील कर सकते हो। वो आप यूके का वीजा अपील कर सकते हो, रिजेक्टेड वीजा, और आप कनाडा का कर सकते हो। ये मुझे पता है जिनका आप वीजा अपील कर सकते हो। अपील में होता है अगर आप रिजेक्ट हो गए ना, आपको वो रिकंसिडर करेंगे आपकी वीजा एप्लीकेशन, और अगर आपको सही लगेंगे, उनको डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होंगे, हो सकता है आपसे कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी मांगे, और वो फिर आपको अगर वो पॉजिटिव उनका रिस्पांस हुआ तो आपको वीजा मिल जाता है। यूजुअली होता है 90% होता है कि आपको अगर अपील पे आपका वीजा डॉक्यूमेंट अगर उन्होंने मांग लिया तो आपको वीजा मिल जाएगा। अच्छा, बाय द वे पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात की जाए तो आई शुड टेल यू गाइस दैट पाकिस्तान पासपोर्ट इज द वर्स्ट पासपोर्ट एट नंबर 4 इन द होल वर्ल्ड, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आपको उस हिसाब से मैं वीज़ा की बात कर रहा हूँ पाकिस्तानियों के लिए, ग्रीन पासपोर्ट के लिए, नॉट अबाउट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स, ओके, नॉट अबाउट पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल सिटीजन पासपोर्ट्स, ठीक है, विच आर इन ग्रीन इन कलर, दैट्स वन। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ट्रैवल बैन्स एंड सैंक्शंस? यार सैंक्शंस आपकी अपनी वजह से कुछ एक तो डंकी की वजह से लगती है, बहुत डंकी ज़्यादा की वजह से लगती है, फिर एक अजाइलम की वजह से लगती है सैंक्शंस, और कुछ आपको कुछ मुल्क है जो आपको अजाइलम नहीं देते, वो आपको डिपोर्ट कर देंगे, वो आपकी एम्बेसी में आपको पकड़ा देंगे, और वो आपकी एम्बेसी आपको डिपोर्ट कर देगी। तो इस वजह से सैंक्शंस आपके ट्रबल्स होती हैं पहला। अच्छा, लास्ट ईयर के सर्वे के हिसाब से 1 लाख लोगों ने ज़्यादा 1 लाख लोग से ज़्यादा ने लोगों ने डंकी मारी थी, ठीक है, पाकिस्तान से। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तानियों का इसलिए आई गेस रेपुटेशन भी ख़राब है, ठीक है, इलीगल जॉब्स करते हैं, इलीगल तरीके से कंट्री में आते हैं, जिसकी वजह से लोग पाकिस्तानियों को एक ऐसा टेररिस्ट भी समझते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका वो पीस एंड हार्मनी वाली बातें ख़राब कर रहे हैं, वो लोगों को लगता है, ठीक है। भले एक पाकिस्तानी वर्कर इलीगल हो, पर अगर अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारना चाह रहा हो, वो गुजार नहीं सकता। तो क्या आपको ऐसा पासपोर्ट है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं है शो करने के लिए, कोई प्रूफ नहीं कि आप इधर रहते भी हो। एक तो आप, मेरे ख्याल से डंकी का सबसे बड़ा एक इशू यही है कि आप सारी ज़िंदगी डर में गुजारते हो, ठीक है, अगर आप असाइलम नहीं लेते कि अब पकड़ा जाऊँ या कब पकड़ा लेकिन जाऊँ। आप अगर असाइलम ले भी लो ना, तो आपको जो 3-4 साल शुरू के होते हैं ना, वो बहुत टफ होते हैं, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने के लिए ना, वो आपकी इतना आपको जलील करेंगे या आपको इतना तंग करेंगे ना, क्या कहोगे, इससे अच्छा मैं पाकिस्तान में खुश था। ये एक होता है मसला बेसिकली। अच्छा, मुझे इसलिए बताओ कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी इश्यूज हैं तुम्हारे साथ कोई? यार मुझे ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे एक आध दफा शायद फेस करना पड़ा था, जिसमें कस्टम्स में या सिक्योरिटी इश्यूज प्रॉपर? सिक्योरिटी में मेरे ग्लासेस में, पुराना ग्लासेस था ना, उसका स्टील, उसका जो फ्रेम था वो पूरा का पूरा स्टील का था, और मैंने ग्लासेस नहीं उतारे, तो वो ना जिसके अंदर स्कैनर के जब बीच से गुजरते तो वो बीप करता था हमेशा। तो उनके पास एक ना टेक्नोलॉजी थी जिसके अंदर आप ना हाथ खोल के खड़े हो जाते, आपकी टांगे भी खोलते हैं, और वो पूरा फिर वो स्कैन करता है। बॉडी वो स्कैन कर लिया, बॉडी स्कैन करते हैं। उसने चेक किया मुझे, पॉकेट्स चेक की, शूज चेक किए। उस वक्त मैंने ना वो पहना हुआ था जूता, अपना कोई हाई सोल शूज था, तो उसने मुझे वो किया, तो मैंने वो पहना हुआ था, उसने मुझे उतरवाया नहीं। वो इस पॉइंट पे आ गए थे, कहते इसको काट दो, उसका सोल काट दो ना। मैंने कहा रुक जा भाई, रुक जा, क्यों मेरे होला होला ऐसे 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 काट दो। मैंने कहा सब्र कर लो। मैंने कहा रुक जाओ, मैंने बेल्ट चेक की, बेल्ट पहनी हुई थी, मैं यूजुअली बेल्ट पहनता नहीं उस पर जब एयरपोर्ट ट्रैवल करो, क्योंकि बार बार जब आपने करना होता है। फिर मुझे याद है, अच्छा मेरे पूरा स्टील का फ्रेम है ग्लासेस का, फिर मैंने वो उतारा, तो फिर उसने मेरी की जान छोड़ी। यूजुअली तो ये एक मसले होते हैं, और सिक्योरिटी इशूज इसीलिए बढ़ते हैं कि तुमने पता नहीं सुना कि नहीं सुना कि पाकिस्तान से ना मलेशिया जा रही थी, कोई हमारे भाई थे, वो मूंगफली के अंदर ना अफीम भर के लेके जा रहे थे, तो वो भाई की पकड़े गए, उन्होंने कस्टम्स ने पकड़ लिया। फिर जूतों के अंदर, इंसोल्स के अंदर ड्रग्स भर के वो करते हैं, फिर पेटों के अंदर अपने वो डाल देते हैं, आपके जितने भी होते हैं ना ड्रग्स। वो लास्ट ईयर मुझे याद है, मैंने पढ़ा था, ठीक है, इस बात को आदिल को भी पता है। लास्ट ईयर मैंने याद है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आई थिंक 1 किलो कोकीन पकड़ी गई थी, ठीक है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से। तो ये बहुत ज़्यादा ड्रग्स का मसला आ रहा है। वो पैक तो इसके अंदर की थी कॉर्नफ्लोर के डब्बों के अंदर, कॉर्नफ्लोर के डब्बों में, माशाल्लाह। तो हाँ, अच्छा, मुझे इसी तरह इसी से टॉपिक रिलेटेड है कि वीज़ा से, कि हम जब पाकिस्तानी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो किसी यूरोपियन कंट्री के लिए वीज़ा अप्रूवल के लिए हमें कितना टाइम वेट करना चाहिए? पड़ता है, चाहिए तो खैर नहीं। अब हर कंट्री का डिफरेंट है, सही है। कोई स्पेसिफिक कंट्री की बात करो, स्पेन, लेट्स गो फॉर स्पेन। स्पेन पे लास्ट टाइम ना 6 मंथ का वेट था, विजिट वीज़ा। हाँ
ठीक 6 मंथ का मैं सुन रहा था, चलो 4 से 6 और इटली का इट वाज अराउंड 2 years स्टूडेंट्स वही 2 years मेडिकल जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कोई कह लो थोड़ी खजल और वाली चाहिए, थोड़ी चैलेंजेस क्या फेस होते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट की वजह से? आप ग्रीन पासपोर्ट ही चैलेंज है यार एक। इसका मैं कैसे अगर बात करूँ, आप पासपोर्ट बनवाने चले जाओ ना तो वही एक चैलेंज है फिलहाल करंटली बाय द वे देयर आर नो पासपोर्ट पेजेस इन पाकिस्तान। यही मैं कह रहा हूँ, यही कितना बड़ा चैलेंज है कि आपका पासपोर्ट ही नहीं बन रहा तो आपने वीजा कैसे फाइल करना है। एग्जैक्टली। सो इससे एक बात करते हैं रिलेटेड, ठीक है। पाकिस्तानी पासपोर्ट के अंदर एक तो पाकिस्तानी के चलो पासपोर्ट पे वो नहीं है, ठीक है, पासपोर्ट के पेजेस नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। ये डू यू थिंक इट्स वर्ल्ड वाइड और जस्ट फॉर पाकिस्तान? पाकिस्तान में नहीं है ना। क्यों नहीं? पाकिस्तान में 13 लाख बंदे ने पिछले साल पासपोर्ट बनवाया। 13 लाख इज 1.3 मिलियन। सॉरी, फ्लाई किया पाकिस्तान से बाहर। हाँ, तो बनवाए मतलब आप ट्रिपल नहीं है, और ट्रिपल अराउंड कह लो 2.5 मिलियन पीपल हैव फाइल्ड फॉर वीजा फॉर पासपोर्ट्स। अच्छा, विद दैट बीइंग सेड, इमिग्रेशन पॉलिसीज का क्या ख्याल है? इमिग्रेशन पॉलिसीज मैं ऐसे बात करूं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे लोग अच्छे मिले, लेकिन एक मुझे तब चढ़ी थी। मेरा वीज़ा ना, जब मेरा सिर्फ वीज़ा था, आई डिडंट हैड टीआरसी, तो उसमें ना इमिग्रेशन में मैंने फर्स्ट टाइम कराची से ट्रैवल किया था, तो उसमें ना वो वीज़ा मेरा ना लाइक चेक करा था, तो उसने मुझे एक बंदे के पास भेज दिया, हायर अथॉरिटी अपनी है, तो उस बंदे ने ना उनके पे होता है मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, वो उसको चेक करते हैं कि फेक तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में ये भी होता है बीच में कि लोग फेक पासपोर्ट, खैर उस पर हम बाद में आते हैं, फेक वीज़ास पे, फेक वीजास ओके, फेक वीज़ास पे आते हैं। फेक वीजास की बात कर रहे हो, पाकिस्तानी कैन ट्रैवल फेक पासपोर्ट्स? मैं वो दोनों बातें करता हूँ आपसे। ओके। तो वो मुझे चेक करा तो मुझे गुस्सा आ गया इतनी देर में ना, मतलब कि ना एक बंदे ने चेक कर लिया, वो ऑलमोस्ट स्टैम्प करते करते उसने मुझे भेज दिया। मैंने कहा ठीक है, अब वो चेक कर रहे हैं आपने वीज़ा कब फाइल किया, कितने अरसे में आया, ये वो जो मैं बता, जो टर्की का वीज़ा फाइल करते हैं तो पासपोर्ट के पीछे कुछ स्टिकर लगा के देते हैं, येलो स्टिकर, पोलियो। नहीं, वो जो अनातोलिया लगा के अच्छा, देती है, हाँ, जेरीज जो लगा के देती है, या वेरिफिकेशन होती है, वाइट स्टिकर, हाँ वाइट स्टिकर जिसके ऊपर क्यूआर कोड भी लगा हुआ था। तो उसमें मैंने उस बंदे को कहा भाई ये सब कुछ है ऐसे 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 ऐसे, तो फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा आप चेक कर लें। फिर ये होता है कि इन लोगों ने कनेक्ट किया होते हैं, सिस्टम्स होते हैं ना हर एम्बेसी से, इनके भी होते हैं, तो फिर मैंने चेक किया तो उसने मुझे जाने दिया। फिर मैंने इससे पूछा कि आपने इतना मुझे तंग क्यों किया ना, फिर उस बंदे ने मुझे बताया यार आपको तंग करना मेरा मकसद नहीं था, मेरा मकसद है कि ना जो क्रिमिनल्स और इस तरह के इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको रोकना है। जो टर्की है सबसे आसान पैसेज है यूरोप का, तुम्हें पता ही होगा, टर्की में रहते हो, ठीक है। उसमें ये होता है कि लोग टर्की आते हैं, या ईरान का वीजा लगता है या टर्की का वीजा लगता है। जैसे ही टर्की घुसते हैं, ये आगे की इस्तांबुल आते हैं, इस्तांबुल से ये बसेस लेके ग्रीस, जिसको आप यूनान भी बोलते हो, या फिर आपका अल्लाह भला करे इटली पहुंच जाते हैं बाय शिप्स, वहां पे आगे जाके फिर ना यूरोप में फैलते हैं। तो वो कह रहा था कि इस तरह लोग ना वीजे ना खुद बना के ना फिरते हैं, और कुछ अर्सा पहले ही ना इटली के वीजास चोरी हो गए थे एम्बेसी से। जो वीजा होता है ना, स्टैम्प्स की बात करें, स्टैम्प्स जो वीजा आपके लग कर आता है, स्टैम्प जो पेपर होता है वो आता है आपके मुल्क से, वो आपके मुल्क से आता है, उसके ऊपर वो कोड लगा होता है, सीरियल कोड, और वो आप उसके आप अपनी पिक्चर उसके ऊपर प्रिंट करके खुद लगा सकते हो, मशीन होती मिल जाती होगी कहीं ना कहीं से जो बना रहे हैं वीजे, तो वो वीजे उसके ऊपर नाम प्रिंट करके आप अपने पासपोर्ट पर लगाओ। तो उसमें ये होता है, और वो आपका कुछ इस तरह था कि उन्होंने बंदे खरीदे हुए थे एम्बेसी में, जो कि ना आपके ये डिटेल्स ना उसके अंदर अपलोड कर रहे थे, आपका वीजा वैलिड नजर आ रहा था आपके एफआईए को। उसके ऊपर इन्होंने फिर इंक्वायरी की, जब एम्बेसी के हायर अथॉरिटी को पता चला कि हमारे इतने इतने वीजा चोरी हो गए, उन्होंने वो वीजा के नंबर ना एफआईए की लिस्ट को दिए कि इस वीजे का नंबर अगर हमारे सिस्टम में भी आए तो इसको पकड़ लो, क्योंकि ये हमने खुद फाइल नहीं किया। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम यूरोप के भी पकड़ रहे हैं, हम कोई इंटरनेशनल पासपोर्ट अगर हो उसको भी चेक करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। आप नाराज होते हैं, आप नाराज हो, आपने मारना है मारे, जो करना है कर लें, हमने चेक करा। और मुझे फिर उसके बाद हुआ कि हम पाकिस्तानी हैं ही ऐसे, जिस वजह से उस बंदे ने मुझे अगर ये बात की कि हम लोग हैं ही ऐसे, तो फिर बुक तो इस चीज ये तो बहुत बड़ी सेइंग भी है कि जैसे लोग वैसे हुक्मरान। मुझे बताओ, इफ यू कुड चेंज वन इमिग्रेशन पॉलिसी व्हाट वुड इट बी? यार अगर मैं एक पॉलिसी इमिग्रेशन की चेंज करना भी चाहूँ ना, तो दैट वुड बी कि ना आप करेंसी थोड़ी ज़्यादा लेके जा सकते हो। इसकी मिसाल ऐसे कि हम स्टूडेंट्स हैं ना,
तो जब कैरी करना होता है मुझे, अगर फॉर एग्जाम्पल ट्यूशन फी और डॉम की फीस भरनी है ना, तो और या मुझे अपने लिए लेके आना है, तो वो कोई $10,000 या यूरोज बन जाता है, ठीक है, साल के तौर पे। यार आप समझो आपकी ट्यूशन फीस 2,000, आपकी रहने की लिविंग वगैरह आपकी 2,000, और बाकी आपका रहने का खाने पीने का, ठीक है। ये चलो आपका कैप 5,000 का ना, 6,000 बन गया, 6,000, ठीक है। आप सिर्फ ट्यूशन फीस और रेंट लेकर आ रहे हो डॉर्म्स का, आपके पैसे इधर ही पूरे हो गए। हाँ, हो गया। बात सही है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि you will exceed the cap. मैं 5-6 हज़ार से 10,000 कर दूंगा कि मैं आराम से लेके जा सकूं, कि मेरे कोई 2-3-4 महीने आराम से गुजरने पे मुझे पाकिस्तान से वैसे पैसे दोनों मंगवाने पड़े। अभी मुझे बार बार कुछ ना कुछ करके मंगवाना, और फिर इसका मसला ये है कि मुझे पाकिस्तान से मंगवाने पड़ते हैं तो कहते हैं आपकी ट्यूशन फीस इतनी है, आप आधी क्यों भेज रहे हो, पूरी क्यों नहीं भेज रहे हो। वो बैंक्स के जो मसले होते हैं वो अच्छा, अब होते हैं ना। इसी तरह से बात करते हैं, इमिग्रेशन पे पहुंच गए, तो मुझे बताओ एयरलाइन रिस्ट्रिक्शंस हैं पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है। और इसी से एक सवाल मेरा कनेक्टेड है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि अब बहुत कम है, ठीक है। इफ यू वांट टू गो टू न्यूयॉर्क फ्रॉम पाकिस्तान यू कांट, ठीक है, यू हैव टू स्टॉप एटलीस्ट 2 or 1 वे, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यार वो आपके पहले एयरलाइन रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं। एयरलाइन रिस्ट्रिक्शंस तुम किस सेंस में मेरे से पूछना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पर? जब पाकिस्तानियों के लिए मैं बताता हूँ, एयरलाइन रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक बात बोलता हूँ, मेरे साथ खुद की किस्सा हुआ था ऑफलोडिंग वाला, ठीक है। मैं बात करता हूँ जो मुझे अब समझ आ गई तुम कहने को। हाँ, मैं किस्सा समझा देता हूँ वैसे आपको। मैं 2022 में 2022 में अर्ली फेब में आ रहा था यहाँ पे टर्की फर्स्ट टाइम अपनी पढ़ाई के लिए। तो बेसिकली आई वाज ऑफलोडेड फ्रॉम माय फ्लाइट ऑफ टर्किश एयरलाइंस, ठीक है, बिकॉज माय अंकल बुकड अ फ्लाइट फॉर मी फ्रॉम USA, ठीक है। उन्हें डायरेक्ट बुक की थी अपने कार्ड से। सो बेसिकली दे वर सेइंग, इन पाकिस्तान ये हुआ था बेसिक कराची एयरपोर्ट पे, दे वर सेइंग के हे शो अस द कार्ड, तुमने किससे पे किया? हाँ, लाइक शो अस द कार्ड, लाइक एक्चुअल फिजिकल कार्ड, या फिजिकल कार्ड, नॉट अ वर्चुअल कार्ड, ठीक है। मेरे पास तस्वीर थी कार्ड की, ऐसा नहीं है, नहीं थी। मेरे पास उनके अंकल की आइडेंटिटी भी कार्ड भी था, ठीक है। तो मेरे पास उनका वर्चुअल क्रेडिट कार्ड भी था, सब था मेरे पास, सब कुछ पड़ा हुआ था, ठीक है। तो उन्हें वो उस बात पे फिर भी वो मना कर रहे थे हर चीज़ में, हालांकि मेरे पास हर प्रूफ था, पर उनको एक फिजिकल कार्ड चाहिए था, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे ऑफ लिमिट को ऑफ लोड किया उस फ्लाइट से, और फिर मुझे दूसरी फ्लाइट लेनी पड़ी, और उसका रिफंड भी नहीं दिया उन लोगों ने। यार इसका मैं इसी बात से जोड़ूं ना, तो तुम्हें पता कोई कार्ड स्कीमिंग, इसमें एक्चुअली बैंक, एयरलाइन और इमिग्रेशन, ये तीनों इंटीग्रेटेड होते हैं। ओके, सही है। अब ऐसा होता है कि आपने कार्ड स्कीमिंग किया कि एक बंदे ने तुम्हारा कार्ड स्कीम कर लिया, अब उसने फ्लाइट बुक की अपने लिए, तुम्हारे अकाउंट से पैसे कट गए, तुमने भरने वो पैसे उस बंदे के लिए, जबकि तुमने नहीं भरने उसके। अब वो बंदा फ्लाई कर जाए तो तुम्हें दुख होगा। अब वो इसी वजह से पाकिस्तान, देखो ये काम पाकिस्तान और ये मिडिल ईस्ट तो नहीं, अपना सब कॉन्टिनेंट में होगा ये इस तरह की हरकत है स्कीमिंग वाला। तो आपके यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन, और तुमने टर्की में सुनी है, तुम्हें ये कहीं कार्ड दिखाओ इस तरह नहीं ना। तो ये पाकिस्तान के लिहाज से अगर बात करें तो ये ऐसा है, तो वो कहते हैं कि हमें दिखाओ, असल दिखाओ। या हाँ, कुछ एयरलाइंस हैं जिनका मुझे पता है, वो अगर आपने इंटरनेशनली कार्ड से बाई किया ना, तो वो आपको कहते हैं कि फ्लाइट से 1 या 2 दिन पहले ऑफिस आके ना आप अपनी टिकट ना वो कर लें, आप कार्ड ना वेरीफाई करा लें, फिर वो आपको तंग नहीं करेंगे। जब आप ऑफिस से करा लेंगे, फिर एक पॉलिसी बीच में तुमने पता नहीं सुना, ओके टू बोर्ड वाला स्टैंप लगता था एयरलाइन से ना, वीजा के ऊपर या बोर्डिंग कार्ड, ये आपके मिडिल ईस्ट के ऊपर लगता था। व्हाट्स ओके टू बोर्ड? ओके टू बोर्ड होता था कि आपका वीजा जेन्युइन है, आपकी फ्लाइट जेन्युइन, इस तरह की कोई चीज होती थी। ओके टू बोर्ड के स्टैंप लगता था आपके वीजा के ऊपर, ताकि एयरलाइन आपको मसला न करे और इमिग्रेशन भी आपको मसला न करे। अच्छा, इसी तरह बात करते हुए चलते हैं एयरलाइंस की तरफ, ठीक है, जहाज़ों की तरफ बात करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। हैव यू एवर फेस टर्बुलेंस इन एन एयरलाइन? हाँ, ऑलमोस्ट हर फ्लाइट में, ठीक है। तो क्या मुझे ना इस टर्बुलेंस से एक किस्सा याद आ रहा है अपने, वी हैव अ कॉमन फ्रेंड, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, उसके जहाज में आग लग गई थी, ठीक है। ही हैड एन इमरजेंसी लैंडिंग इन कुवैत, ठीक है। सो आई डोंट नो द फुल स्टोरी, आई विल लेट वडू टेल यू द स्टोरी। यार मैंने उसके पहले भी आपसे अर्ज किया था कि अर्ज किया था, हाँ अर्ज किया था मैंने आपसे। यार वो उस वक्त ना मेरा ख्याल है कुछ लो कॉस्ट एयरलाइन थी, तो उसमें ना आपके जो जितने भी अच्छी एयरलाइंस होती है ना, जैसे एमिरेट्स हो गई, कतार हो गई या एतिहाद हो गई, ये जो अपने छोटे A320s या फिर कोई भी छोटा जहाज हो गया, ये अपना जब आपको कर देती ना, फारिग कर देती है। बेसिकली फारिग नहीं होता जहाज, लाइफ पूरी नहीं होती, लेकिन जब इनका फ्लीट में नए जहाज आते जाते हैं ना, तो इनकी कैपेसिटी होती है अपनी एयरपोर्ट पे खड़ी करने की जहाज़ों को।
जब वो पूरी होती, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि समझे एमिरेट्स के पास 10,000 जहाज है, 5,000 आपका उधर खड़ा होगा दुबई पे, 5,000 आपका फ्लाई कर रहा होगा, 5,000 जब आपका इन रूट होगा तो 5,000 उड़ जाएगा, 5,000 3,000 उड़ जाएगा, 2,000 फिर भी खड़ा होगा, कुछ लैंड करेंगे कुछ उड़ जाएंगे, कुछ लैंड करेंगे कुछ उड़ जाएंगे, तो इस तरह ये चलता रहता है। सिलसिला चलता रहता है। तो इसी तरह जब कैपेसिटी बढ़ती रहेगी तो रखने की नहीं होगी। अच्छा, असल में ये होता ही है कि आपको ना स्टैंड करने के लिए इंटरनेशनली अपने होम पे नहीं, आपको पे करना थे एयरपोर्ट सर चार्जेस। जब आप टिकट खरीदते हैं ना, आपका टिकट बहुत सस्ता होता है, तुम्हें पता है तुम्हारा, मैं भी चेक कर रहा था कतार के टिकट, दैट वाज कॉस्टिंग में अराउंड अभी जनवरी के ना $600, लेकिन उसमें ये था कि जो असल एक्चुअल टिकट प्राइस थी ना, दैट इज ओनली $200। ये बेसिकली आप भी पता कर सकते हैं जब टिकट बुक कर रहे हो तो फेयर ब्रेकडाउन एक आता है लिखा हुआ, ठीक है, उस पर क्लिक करें, वो एक्सपैंड होगा, उसमें लिखा आता है आपका एयरपोर्ट सर चार्जेस होते हैं, दैट इज अराउंड $400, 350 एक्चुअली 550 का टिकट था, तो $350 आपके एयरपोर्ट सर चार्जेस, एडल्ट जो फ्लाइट चार्जेस हैं दैट वाज $200 ओनली। रियली एक्सपेंसिव चार्जेस, क्योंकि आपको जहाज खड़ा करना होता है, उसके एक्सपेंस अलग होता है, और आपके टैक्सेस और इस तरह की चीजें। अच्छा, डू यू थिंक के एयरलाइन ग्रुप्स ऑफ कंपनीज जो होती हैं बेसिकली आर प्रॉफिटेबल? हाउ? बिकॉज मैं एक चीज़ का एक सवाल भी एक्सपेंशन बता रहा हूँ, ठीक है, फर्ज कर एक जहाज पूरा भरा हुआ जा रहा है, ठीक है, पर एक जहाज अक्सर खाली भी जाता है, तो हाउ आर दे मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम दैट एयरप्लेन दैट्स गोइंग एम्प्टी? अच्छा, मुझे एक बात, मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, तुम्हारे दिमाग में सवाल क्यों है? यार मैं फुल भरी हुई जहाज़ों में भी आया हूँ, ठीक है, जहाँ पे मुझे टांग रखने की जगह, बाय द वे आई एम 6 फीट टॉल, ओके, तो मेरी ना टांगें लंबी हैं, तो मेरी ना अक्सर एयरपोर्ट जहाज़ होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बड़ा वाले जहाज़ होते हैं 777 777 747 787 इस टाइप के जहाज़, प्लान नहीं करता। हाँ 777 787, ठीक है, कह लो एयरबस के बड़े 8350 टाइप जहाज़ में देखता हूँ, तो इसलिए देखता हूँ क्योंकि मेरी हाइट बड़ी है, तो मुझे ना सीट स्पेस बेसिक लेग स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि मेरी टांगें टकराती हैं, आई एम रियली अनॉयड बाय दैट शिट। तो उसकी वजह से ना अक्सर मैं भी आया था, मैं फुल भरा हुआ था, मेरी जहाज पूरा भरा हुआ था, पर लास्ट टाइम व्हेन आई वाज गोइंग बैक टू माय कंट्री इट वाज माय एयरलाइन वाज लाइक नियरली मोर देन हाफ देन एम्प्टी, वो वाला हिसाब था। अच्छा, तुमने मेरा ख्याल है तुम्हारा पर्सपेक्टिव शायद इसलिए बना कि पीआईए का सर सुन के कि ये लॉस में रहती है, तो शायद इस वजह से, मेरा जितना ख्याल है इस वजह से तुमने, हाँ इस वजह से भी यार, मैं इसकी वजह एक और भी बताता हूँ कि लास्ट टाइम आई हर्ड कि पीआईए वाज गोइंग टू बी प्राइवेटाइज्ड, ठीक है, देन आई हर्ड दैट पीआईए वाज गोइंग टू बी आउटसोर्स्ड, देन आई हर्ड के कराची एयरपोर्ट वाज गोइंग टू बी आउटसोर्स्ड, देन आई हर्ड के इस्लामाबाद एयरपोर्ट इज आउटसोर्स्ड, ठीक है, तो इसके लिए ना पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा बन गए मेरे, इस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ, तो इस बारे में रिसर्च बहुत करता तो इसलिए बहुत पूछ रहा था। सवाल क्या था? मेन सवाल आर एयरलाइंस प्रॉफिटेबल और नॉट? यार मैंने बात की थी पहले भी, मैंने आपसे अर्ज किया कि पीआईए जो होती है, आपने पीआई की वजह से एक बनाया ना पर्सपेक्टिव कि ये खाली जहाज जा रहा है या भरा हुआ जहाज जा रहा है, तो पैसे कैसे बनते हैं? तो मैं पता नहीं फाइनेंस पढ़ी है, स्टैटिस्टिक्स सच पढ़ी नहीं पढ़ी, स्टैटिस्टिक्स में रिग्रेशन बनता है एक, ठीक है, रिग्रेशन से पता चलता है कितना एरर है और कितना परसेंट आपका ना, यार चलो ये मुश्किल टर्म्स हो जाएंगे। मुझे तो इतना बता, एग्जाम्पल टर्म्स में बता दो, व्हेन 787, ठीक है, बिग एयरप्लेन इज गोइंग फुल, ठीक है, व्हाट्स गोइंग टू बी द कॉस्ट ऑफ दैट एयरलाइन? अब ये डिपेंड करता है कि कहाँ से कहाँ फ्लाई करना है। फर्स्ट करो इज गोइंग फ्रॉम कराची टू दुबई, अब उसमें भी फर्ज करना है कि आपका एयरपोर्ट सरचार्ज कितना है, आपकी फ्यूल कॉस्टिंग कितनी है, आपका वेटिंग टाइम कितना है, आपका फ्लाइट टाइम कितना है, आपका लगेज कितना है, आपका पैसेंजर लोड कितना है, आपका केटरिंग वेट कितना है, ठीक है, आपने ये सारी चीजें फैक्टर्स मैटर, आपका वेदर कंडीशंस कितना है, आपकी कितने फुट पे जहाज उड़ेगा, आपका कितना लेट लैंड करेगा, आपका टैक्सी वे कितना है। मेरा एक सवाल ये है कि व्हेन अ फ्लाइट इज इन एयर, ठीक है, व्हेन एन एयरप्लेन इज इन एयर, उनका एक रूट असाइंड होता है, राइट, क्योंकि उसी रूट से जाना होता है बिकॉज ऑफ क्रैशेस एंड सब, ठीक है, अवॉइड क्रैशेस एंड स्टफ। डू यू थिंक जो रूट असाइंड होता है उस पर भी उनको पे करना पड़ता है? आप जिस कंट्री के ऊपर से जा रहे हो ना, उसका आपको पे करना पड़ता है। अच्छा, व्हाट वर यू सेइंग, कंटिन्यू। तो आपका वेट इस तरह बढ़ता है और आपको एक्सपेंस बढ़ता है बेसिकली। कुछ लोग बड़ी एयरलाइन होती है वो भी तंग करती हैं, अगर आप 10 किलो एक्स्ट्रा डाल के देते हो वो भी कहेंगे चलो 10 किलो के पैसे दो। तो आपके
पता नहीं तुमने सुना कि नहीं सुना, यूजुअली जब आप टिकट बाय करते हो तो आपको जो जितने भी एयर इन्फ्लुएंस जो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हो आपको कहते हैं कि आप प्री ना बुक लगेज कर लो, या आप टिकट ही थोड़ा सा ज्यादा लगेज वाला खरीद लो। क्यों? क्योंकि आपको वो सस्ता पड़ता है, ऑन काउंटर वो आपको बहुत महंगा पड़ता है। 10 किलो आपको अगर इस्तांबुल से आपने लेके जाना है तो मेरा ख्याल है 200 यूरोस तक पड़ेगा, 200-250 यूरोस, जो कि 7-8 हजार लीरा बनता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द वैल्यू, लेकिन इतना ही है। बेसिकली अगर थोड़े से पैसे और मिला टिकट आ जाएगा, नया टिकट आ जाएगा। ऑन स्पॉट ना आपके पास कोई हल नहीं है, ये सामान फेंको या पैसे दो, तो इसमें ही होता है। बाकी पैसा एयरलाइन कैसे बनाती है? पैसे एयरलाइन ऐसे बनाती है, इन फ्लाइट आपको फैसिलिटीज देती है, इंटरनेट जब खरीदते हो वो आपको, ठीक है, आपके जो एयरपोर्ट सरचार्जेस होते हैं ना, उसके अलावा भी बहुत पैसा कमाते हैं। ये आपको वेट का बताया मैंने, ठीक है, केटरिंग से बताया कितना पैसा कमाते हैं ये लोग। आपको सर्व किया उन्होंने खाना, आप एक एयरलाइन है फ्लाई दुबई, उसमें आपको खाना खरीदना पड़ता है, या कुछ टिकट्स होते हैं लो कॉस्ट एयरलाइन में मोस्टली खरीदना पड़ता है, ठीक है, कुछ में आपको खाना मिलता है, कुछ में आपको खाना नहीं मिलता। कतार आपको देती है, एमिरेट्स देती है, आपको इतिहाद देती है, मतलब ये आपको छोटी छोटी फैसिलिटी। तो इस वजह से भी आपका कस्टमर आता है, लो कॉस्ट में नहीं जाता कि मैं 10,000 और देके मैं आराम से सुकून वाली फ्लाइट लेके जाता हूँ, ठीक है। फिर आपका जब ऑनलाइन चेक इन करते होगे, एक्स्ट्रा लेग रूम वाली सीट मांगो तो आप कहेंगे $50 दे दो, आप दे देते हो, वो उससे भी कमा रहे हैं, ठीक है। इस तरह ये प्रॉफिट जनरेट करते हैं, और फिर जो ये कमा रहे होते हैं ना, इसको ये इन्वेस्ट करते हैं। ये कौन सा ऐसे अकाउंट्स में पड़ा रहता है, ये फिर आगे इन्वेस्ट करते हैं, जहाज वगैरह ले लेते हैं। नहीं, इन्वेस्ट इस तरह नहीं होता, स्टॉक्स में कर लिया। अच्छा, स्टॉक्स में कर लिया। नहीं, एयरलाइन खुद अपने स्टॉक में नहीं करती, मतलब बंदे की बात कर रहा हूँ, आप ये स्टॉक में कर लोगे, उसका स्टॉक शेयर लेवल अप जाएगा तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, तो इस वजह से फिर आप अपने जहाज खरीदोगे नहीं। मैं आपको, आप एज ए नॉर्मल पर्सन आपको बता रहा हूँ कि आपके जब स्टॉक लेवल अप जाएगा तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, तो आप और जहाज खरीदोगे। जितनी बड़ी कंपनी होती थी कि प्रॉफिट बनाना है उसने। पीआईए कितने जहाज है पीआईए के पास? मेरे ख्याल 30-40 जहाज, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। इंटरनेशनल लोकल? नहीं, टोटल फ्लीट में। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, अब ये तो अल्लाह ही जानता है बेहतर, ठीक है, पर व्हाट डू यू थिंक इज द मेन रीजन फॉर द क्रैशेस ऑफ पीआईए एयरलाइंस? यार बिकॉज पिछले एक अरसा था, ठीक है, अराउंड 2015 to 20 कह लो, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एयरलाइन क्रैशेस वर लाइक रियली हाई ऑफ पीआईए। मुझे एक याद है, एक जहाज मलीर में गिर गया था, ठीक है, जिसमें एक बंदा बचा था, बैंक ऑफ पंजाब का प्रेसिडेंट। सिर्फ उसमें जो मलीर में गिरा था एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब, उसमें एक बंदा बचा था, बैंक ऑफ पंजाब का प्रेसिडेंट। इसमें एक ही बंदा बचा था जिंदा उस पूरे क्रैश में। बच्चा कैसे वो? बस वो अल्लाह पाक ने बचा ली। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, इस तरह की अगर हरकत देखो यार तो बड़ा खतरनाक लगती है। आई फील लाइक इफ यू आर गोइंग इन एयरलाइन, ठीक है, व्हाट्स योर सर्वाइवल चांसेस? सबसे पहले इस बात पे बात करते हैं, व्हाट डू यू थिंक आर द सर्वाइवल चांसेस? यार ये तो 50-50 है ना। 50-50? आई थिंक इट्स लेस। नहीं, कैसे लेस? तुमने बिकॉज़ देखो, मैं फर्क काटता हूं। दिन में कितनी फ्लाइट्स दुनिया में उड़ती है मुझे ये बताओ? अराउंड thousands। डेली सुनते हो एक फ्लाइट गिर गई, ये डेली सुनते हो 100 फ्लाइटें गिर गई। कितने अरसे बाद सुनते हो एक फ्लाइट? साल में एक, साल में दो सालों में 5, चलो कह लो साल में 10। तो ये फिर ये तो 50-50। तो मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि आपका रिस्क है कि आपकी फ्लाइट ही गिरेगी। मैं रिस्क की बात कर रहा हूं ना, मैं रिस्क की पर अपनी फ्लाइट की मैं उसकी वजह भी बताता हूं। टर्बुलेंस में सबसे ज्यादा बेसिकली टर्बुलेंस में एक्सीडेंट नहीं होता, वेदर की टर्बुलेंस की बात नहीं होता, कुछ भी नहीं होता टर्बुलेंस में, कुछ भी नहीं होता। बेसिकली डू यू नो अबाउट पिजन हिट वाला जो सीन होता है, इंजन में आ गए, फट गया इंजन, कुछ भी हो सकता है, 100 मसले। जैसे मैंने अभी बात की, मेरे एक दोस्त था, उसके इंजन में जहाज में आता, उसके इंजन में आग लग गई थी, दे नीड टू गेट एन इमरजेंसी लैंडिंग इन कुवैत, ठीक है। सो बेसिकली अब मुझे उस एयरलाइन का एक बात है, उनको तुझे लग रहा है वो वर दे बीइंग प्रॉफिटेबल? बिकॉज उस देखे ना, वो देख वो लो कॉस्ट एयरलाइन, ठीक है, एक तो लो कॉस्ट एयरलाइन, एक तो लो कॉस्ट जहाज, ठीक है उनके, पर उसके बाद वो जब जहाज इमरजेंसी लैंड हुआ, ठीक है, तो उनको अपने पैसेंजर्स को एक देना, अकोमोडेट भी करना पड़ा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं बात, यार रूट टू रूट आप पैसे कमाते हो, टिकट से रूट टू रूट कमाते हो। जो लंबा रूट होगा उससे ज्यादा पैसे होंगे, जो छोटा होगा उसमें थोड़े कम होंगे।
तो ये ना अकाउंट में इकट्ठे जमा होते हैं, उसके बाद प्रॉफिट निकलता है। ये पर फ्लाइट प्रॉफिट नहीं निकलता बेसिकली। कुछ फ्लाइटें खाली जाती तो नुकसान में ऑब्वियसली जानी है, ठीक है। मैं कतार पे आया था तो उसकी वो जहाज पूरा खाली था, ऑलमोस्ट 7 के 10 बंदे होंगे पूरे रात में इकोनॉमी क्लास। यार एक दफा मैं आया था कतर एयरलाइंस में, ठीक है, पाकिस्तान से यहाँ। वो पता नहीं बंदे ने कहीं से मावा निकाला यूं करके फ्लाइट में खाना शुरू हो गया। मैंने कहा वाह तो क्या बंदा है। तो ये हम लोगों पे है ना, डिपेंड करता है। आप एयरलाइन अपने मावे खा के आपने स्पेंड किया हुआ पीआईए के ऊपर, तो पीआईए पीआई में नहीं आया, मैं कतर में आया था, कतर वालों ने छोड़ दिया। मैं आपको इस तरह कह रहा हूं कि पीआई क्यों करा आपने, कि आप उस पर स्पेटिंग करते हो, सीटें फटी हुई। देखो आप लोगों ने फाड़ी है, क्रू ने नहीं फाड़ी ना, एयरप्लेन ने खुद जो आपके काम कर रहे हैं लोग उन्होंने फाड़ी है ना, इंजीनियर वो पायलट्स ने फाड़ी है, ठीक है। हाँ वहाँ पे हो सकता है काम स्लो होता हो, मेंटेनेंस स्लो होती हो, लेकिन फाड़ी तो आपने ही है। अच्छा चलो मेरे ख्याल से फ्लाइट्स की ज़्यादा ही बात हो गई, ठीक है। मेरे ख्याल से निकलते हैं डोमेस्टिक की बात करते हैं थोड़ा सा, लोकल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यू रेलवे लाइन, ग्रीन लाइन आई है? ये जो दैट्स वेरी गुड एक्चुअली, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट्स हुई है बगी, और उसको यूरोपियन स्टैंडर्ड पे बनाया गया। मैं रिव्यू देख रहा था। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि पाकिस्तान के अंदर इतनी मतलब अच्छी चीज़ देना जायज़ है? बिकॉज मैं इसका मैं जस्टिफिकेशन देता हूँ। मैं ऐसा पाकिस्तानियों को बुरा नहीं कहना चाह रहा, ना अच्छा कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। पर मैंने अंदाज़ा लगाया पाकिस्तानियों को अच्छी चीज़ राज नहीं आती। तुमने मावा वाली बात की ना, मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, अगर मैं किसी जगह पे किसी ने मावा फेंका हुआ होगा, ठीक है वो है ना, मैंने एक जगह मीम पढ़ा था कि मैं गोरा आया पाकिस्तान में, वो कहते खून की उल्टियाँ कर रहे हैं, पता चला मावा खा रहा था। वो वाला हिसाब है। हाँ तो वो वाला मैं हिसाब की बात कर रहा हूँ। अब नॉर्दर्न साइड्स पे चले जाओ, ठीक है। अब नॉर्दर्न साइड्स पे लोग आपके साथ बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की आप वीडियो देखें, अगर वो आपको दिखाएंगे, आप पाकिस्तान का सर्च करें इन्फ्लुएंसर्स इज पाकिस्तान नॉर्दर्न एरियाज में, तो पाकिस्तान आर वेरी गिविंग पीपल, ठीक है। इस लिहाज से पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। पर अगर गंद की बात की जाए ना, गंदगी की उसकी है, तो इस हिसाब से भी बहुत बुरे भी हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यार आपको फैसिलिटी दे दी है इन्होंने गवर्नमेंट ने, आप गवर्नमेंट को गालियाँ देते हो, लेकिन आपको गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करके देती है, कोशिश करती है, आप उसको तोड़ देते हो, फिर आप उनको दोबारा उन्हीं को गालियाँ देती है, ठीक है। अभी कुछ अर्सा पहले था कि एक ना ट्रेन गुजर रही थी, तो लोगों ने ना एक नदी नीचे से पुल था, पुल के नीचे नदी थी, बाइक उसके अंदर खड़ा किया। अब जो नॉर्मल इकोनॉमी क्लास होती है ट्रेन में, बाइक अच्छा बाइक नदी के अंदर खड़ा किया हुआ, पत्थर लगा के, कुछ इस तरह के वो रेस जब देंगे ना तो पिछले टायर से ना पानी उड़ेगा। तो वो ट्रेन की ना इकोनॉमी क्लास के अंदर सिर्फ रेलिंग लगी होती, शीशे नहीं लगे होते। वो पूरी ट्रेन गुजरी और वो पूरी ट्रेन पे उन्होंने पानी मारा। हाँ वो मैं देख रहा था, ठीक है। चलो उसके अंदर बैठे उन्होंने नहीं खराब की, बाहर वालों ने तो खराब की। चलो मैं कहता हूँ क्या ही खराब होगी पानी से, उसके अंदर मैक्सिमम वो आएगी, सीटें फट जाएंगी कुछ अर्से बाद। अब फिर कुछ अर्से बाद मैंने देखा था वो ट्रेन रुक गई, उधर चितरोल हुई है फिर उन लोगों की। लेकिन आपकी ट्रेन है ना, आपने आज आपने बैठना, कल मैंने बैठना उस ट्रेन में, तो जैसे आप बैठोगे आप उसको खराब कर दो, आप उसको सही रखो, आपकी मर्जी है। चलो ट्रेन से थोड़ा सा आगे बढ़े और रोड्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रोड्स इन कराची? यार कराची की सड़कें देखिए, कुछ जगह ठीक है, कुछ जगह बहुत ही बोरिंग है, कुछ जगह यार कराची पे मैं कराची का रेजिडेंट नहीं हूं, मुझे पता है कराची का रेजिडेंट नहीं, बट इस्लामाबादी गाय देखिए उसके अंदर नॉर्मल रोडों के ऊपर कश्ती चल रही थी बारिशों के मौसम। तो मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसे इस्लामाबादी गाय हु विजिटेड पाकिस्तान लाइक once every 2 years or something, ठीक है। या सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रोड्स देयर कंपेयर्ड टू इस्लामाबाद और कंपेयर्ड टू लाहौर? यार देयर इज नो कंपैरिजन। सत्यानाश कराची, ठीक है। एक दफा आओ, आपको घुमाएं थोड़ा सा इस्लामाबाद दाओ, मैं क्या ही बोलूं। इस्लामाबाद आओ, आपको फिर लाहौर यार व्हाट डू यू थिंक कि इतना पाकिस्तान, देखो सेम कंट्री, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कराची है, कराची और बेसिकली आई एम नॉट सेइंग इट रॉन्गली, ठीक है, बट कराची गिव्स 70% ऑफ द होल इंफ्रास्ट्रक्चर टू टैक्स और लाइक पैसा देता है पाकिस्तान को, ठीक है, 70% अमाउंट बिजनेस ही आपका कराची बैठा है ना। पर सो only that city is the worst in the conditions compared to Lahore and Islamabad. यार इसी तरह एक बात है कि बलूचिस्तान आपको गैस निकाल के देखे, लेकिन बलूचिस्तान में गैस नहीं मिलती यार, पर वो गैस निकाली भी कब जा रही है? नहीं निकाली जा रही है आपकी गैस वहीं से आ रही है। चलो वो वाली बात है, दूर की बात है, पर मैं एक बात, ये वाली बात है यार देखो हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी बसें की, किधर गई? आगे बढ़ा दी। आपकी कराची वालों ने लगाई ना, इस्लामाबादियों ने तक नहीं आके लगाई, ठीक है। देखो पैसा वही एयरलाइन वाली बात है, पैसा इकट्ठा होता है, फिर बजट होता है,
बात नहीं करते बजटिंग किधर जाती है, लेकिन बजट बनता है और आपको उतना सा मिलता है। आपको भी पता है बजट किधर जाता है, मुझे भी पता किधर जाता है, सही है। जितना आपको मिलता है उसमें से कुछ बजट फिर उसके अंदर से भी कहीं जाता है और कुछ उधर लगता है। इसी तरह ना, जितना आप 70% आपको मुल्क का टैक्स निकाल के दे रहे, समझो 1000 रुपए दे रहे कराची पूरा पाकिस्तान, 700 रुपए कराची ने दिया है, 700 में से कराची को 100-200 रुपए मिलेंगे पीछे वापस दोबारा के अपने मुल्क शहर पे लगा दो, और 100-200 में से भी मेरे ख्याल है 100 रुपए की करप्शन हो जाएगी, तो 100 रुपए आप लगाओगे तो क्या आपको नजर तो नहीं आएगा यार। कराची वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज बैक इन 1947 व्हेन you know it was named the city of lights in 76 if I'm not wrong, 70s में, ठीक है, कैपिटल था यार आपका कराची। हाँ, तो अच्छा मैं उसी के हिसाब से बात करता हूँ कि रोडों की मैंने बात की थी कराची की, ठीक है। Did you watch the video of Talking Tales with Traffic Tales with Junaid Akram? An amazing man. क्या बंदा है यार, फ्रस्ट्रेशन निकल गई थी उस उस बंदे की ना, फ्रस्ट्रेशन निकल गई। अच्छा मैं बता रहा हूँ, जुनैद अकरम वीडियोस आर वेरी इंफॉर्मेटिव, ठीक है, ठीक है। I don't know why, but he is really underrated. I'm not saying he's not, but he's really underrated. पर उसके ना कोई वीडियोस में ना कोई बात है जो ना उसके कराची वाला बाहर आता है निकल के, ठीक है। बड़े मजे की वीडियोस हैं, ट्रैफिक ट्रेल्स, वॉकिंग ट्रेल्स, these two are like अमेजिंग वीडियोस, ठीक है। इनका ना अलग ही लेवल है, ठीक है। ये आप लोग जाके देखिएगा, ट्रैफिक ट्रेल्स आगे लास्ट 3 वाला पार्ट आया था, ठीक है, या 2 आया था, आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो देखिएगा। कराची के अंदर वो देता हुआ जा रहा होता गालियां सबको लाइन से गालियां दे रहा होता पर या वो ना पाकिस्तान के हालात भी बताते हैं, ठीक है। उसने ट्रैफिक ट्रेल्स तो बताए, उसने ना एक टॉकिंग टेल्स बताए, अलग अलग मुल्कों के भी बताए। उसने लंदन के बताए, आई थिंक उसने मेलबर्न के बताए, ऑस्ट्रेलिया में, उसने अमेरिका के, यूएस का, न्यूयॉर्क के भी बताए, डेनमार्क के भी बताए। नाउ ही इज एट दैट लेवल कि वो कंपेयर करता है अपनी कंट्री को उसके दूसरी कंट्रीज में जहाँ पे वो विजिट कर रहा है। तो उस हिसाब से आप ना एक ओपन माइंड हो गए वो वीडियो देखिएगा विद अ फन अप्रोच, ठीक है। तो चेक करिएगा जाकर, बड़े वो मजे की वीडियो है, अच्छी वीडियो बनाता है। हाँ, तो मैं उसके हिसाब से अगर लिंक करूँ तो मेरे ख्याल से सारी भड़ास कराची वालों की ना सड़कों पे निकल आती है, ठीक है। तो और आबादी भी कराची में बहुत ज्यादा है एक्चुअली ना, हाँ 3 करोड़ तो जब कंजेस्टेड होता जाएगा तो स्पेस कम है, आवाम ज्यादा है, तो उसकी फिर एक फ्रस्ट्रेशन और वो सारी चीजें इकट्ठी होती जाती हैं। अच्छा मैं कह रहा हूँ, जिस तरह की तूने वीडियो देखी है, ठीक है, एज अ इस्लामाबादी गाय हु वॉच द वीडियो ऑफ जुनैद अकरम, ठीक है, जो कराची का है, व्हाट डू यू थिंक इज द कंपैरिजन बिटवीन द टू? इस्लामाबाद में ऐसे हालात नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद में भी ना एक पॉइंट पे ना बिल्कुल बहुत काम होता था, ट्रैफिक नहीं होता था। मतलब ना कश्मीर हाईवे इज अ वेरी लॉन्ग रोड दैट्स कनेक्ट मरी एक्सप्रेसवे फ्रॉम जीटी रोड, दैट्स अ वेरी लॉन्ग रोड। तो उस रोड पे आप लाइक अगर आप तो हो गया सिग्नल फ्री, पहले वो सिग्नल वाला था, लेकिन अगर अभी आप, मैं कह रहा अगर ये सिग्नल फ्री उस वक्त में होता, you just said that thing, I just remembered it. I'll tell you something. तो आप उस पे अपनी पोर्ट से लेके जाओ, आप उसको फुल दबाओ, आप आराम से वो गाड़ी ना अपने फुल मीटर मार सकते हो। आज से कुछ 4-5-6 साल पहले, अभी आप नॉर्मल अपनी गाड़ी को 100 पे भी नहीं लेके जा सकते, लाइक क्योंकि आप वो कर दिए ना, क्लोज यूटर्न्स कर दिए, तो उस वजह से फिर रोड छोटी होगी एक साइड पे, जब यूटर्न आता है तो फिर सारी कंजेस्ट होती है, फिर रोड खुलता है, फिर कंजेस्ट होती है, फिर रोड खुलता है, तो एक ये इशू आता है। वैसे अलबत्ता इस्लामाबाद की रोड्स आर वेरी गुड। खुदी हुई तो नहीं है नहीं, इस्लामाबाद पाकिस्तान की आधी, कराची की आधी रोडें खुदी हुई हैं यार। मैंने इस्लामाबाद में कोई रोड टूटी भी नहीं देखी, खुदी भी नहीं देखी। मतलब अगर कोई टूट रही है तो वो रिपेयर फौरन हो जाती है, क्योंकि कैपिटल है ना, कैपिटल को मेंटेन करना है, क्योंकि वर्ल्ड इस्लामाबाद तो वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट कैपिटल है। हैव यू एवर हर्ड कि किसी पुल पे सिग्नल हो? नहीं। पाकिस्तान के कराची एक वाहिद शहर है दुनिया में, आई एम नॉट श्योर आई हैव सीन एनीवेयर, ठीक है। कराची का एक पुल है, नाम याद नहीं आ रहा, 4 सिग्नल, मतलब 4 अलग अलग रोडें जा रही हैं, उसमें सिग्नल बना हुआ है पुल के ऊपर। हाँ, पुल के ऊपर चौक बना के सिग्नल बना दिया मैंने, व्हाट। और पता है मजे की बात क्या है, बारिश हुई, पुल बंद हुआ, दिखेता है मोबाइल निकाल मतलब बारिश भी कभी कभी रास नहीं आती कराची वालों को। हाँ, बारिश रास नहीं आती कराची वालों को। मैं इसकी वजह भी बताता हूँ तुझे। बेसिकली इसकी वजह मेन ये है कि पानी खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो तुमने बात की 5 मिनट्स अगो, यू सेड ये पाकिस्तान की गलियां, कराची की गलियां मैंने देखी हैं कि बारिश हल्की से हो जाए तो नदी बन जाती है, ठीक है। वो वाला हिसाब सच है, ठीक है।
मुझे नहीं पता। अच्छा एक तो मैं भी पाकिस्तान रिसेंटली गया था 3-4 months back I was in Pakistan. Every road in Karachi was zugged up. I was like तुम्हारी यहाँ से जाके वहाँ पे एक्सपेक्टेशन बढ़ गई होंगी क्योंकि अच्छी रोड है ना। यार यहाँ की रोडें बहुत अच्छी हैं। हाँ ये बात तो सही है तेरी। एक्सपेक्टेशन बढ़ने की बात नहीं है। मैंने पूछा व्हाई इज एवरी रोड डग्ड। हाँ वो कह रहे हैं नल वो क्या कहते हैं उसको नाली डल हाँ नाली हाँ सीवरेज लाइन डल रही है, गैस लाइन की डल रही है, सीवरेज लाइन डल रही है और मजे के बाद नाला बना रहे हैं। मैंने किस चीज का नाला किस चीज का बना रहे हैं? बारिश होने वाली है उसका नाला बना रहे हैं। मैंने कहा जब ये पाकिस्तान बना था, कराची जब इजाद हुआ होगा 1947 तब क्या सो रहे थे सारे? सब बारिश नहीं होती थी। 70 साल बाद आज़ादी के इंसानों को याद आया जाके नाला होता है पानी के लिए डालनी चाहिए होता है। अबे यार मैंने कहा यार ये फेज 8 खुद गया, फिर उसके बाद फेज 4 खुद गया। मैं डीएचए की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये पॉश एरिया है कराची के, ठीक है? तो ये पूरा खुदा है यार। कहीं जाते हुए इंसान घबरा जाए कि गाड़ी ना लगे, यही चलता रहता था जिंदगी यार। तो क्या बात कर रहा था? किस बारे में? तो भी ये बात कर रहा था कि मैंने कुछ देखा था कराची में, वो नाले की बात कर रहा था इस्लामाबाद के। नहीं इस्लामाबाद की नहीं, मैं जनरली बात कर रहा था कि ना चलो रोड बन गई, फिर खोद दी कि आप ना पानी की लाइन डालनी है, अरे फिर बना देंगे, फिर याद आएगा आप खोद दो सुई लाइन डालनी है। अरे ये उस्ताद मेरे साथ सीन हुआ है एक दफा, ठीक है? बेसिकली मैं बताता हूँ तुझे, हफ्ते के लिए ना बेसिकली रोड बताता हूँ मैं तुझे। रोड खुदी, ठीक है? हमारे घर के सामने ही थी रोड खुदी, ठीक है? गैस की पाइपलाइन डल गई, ठीक है? मिट्टी रेत वेत सब डल गई। बाद में आके कमक्तों को याद आया पानी की लाइन तो डाली नहीं। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब फिर खोदा वापस। मैं वाह, जब इनको याद आता दोबारा खोद, तो फिर इसी वजह से आपका मुल्क खराब होता है ना। और हाँ दूसरा ये होता है कि मैंने एक बात नोट की कि हमारे इस्लामाबाद में ना एक एक्सप्रेस वे बना हुआ है जो कि आपकी मार्गला रोड बनी हुई है नहीं, वो आपकी E11 वाली साइड को ना GD रोड से जोड़ती है। वो इस्लामाबाद का बेसिकली कह लो बाईपास बना दिया इन्होंने। तो अब उस बाईपास में ना नई रोड बनी, महीने बाद ना वो एक साइड बैठ की पूरी, उसको 3 महीने में दोबारा बनाया, फिर दूसरी साइड बैठ की, ठीक है? फिर जब दोनों साइडें बन गई, फिर राइट साइड पे फिर इनको याद है कि आप इसके बम से उसको खोदो, इसको बराबर करो, और फिर इसके अंदर इन्होंने सीवरेज लाइनें डाली थी। सही है? तो इनको ये याद ना पूरा कुछ करने के बाद आता है, और आपको वो रोड पे गाड़ी चलाने का मजा आता था। अब उन्होंने दोबारा बना के वो रोड खराब कर दी। फायदा चलो यार, व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान की रोडों का हल क्या है? आखिरी सवाल यार, पाकिस्तान की रोडों का हल नहीं है, पाकिस्तानियों का हल पहले निकालना पड़ेगा। चलो यार इस नोट पर यार एंड करते हैं, ठीक है? आपको मजा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज, ठीक है? एंड लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स मैन, ठीक है? इंशाल्लाह सून विल मेक सम मोर अमेजिंग कंटेंट बेटर देन दिस, ठीक है? वी आर लाइक स्ट्राइविंग फॉर मेकिंग ईच वीडियो आवर बेस्ट, ठीक है? अब मुझे नहीं पता कि ये कितनी अच्छी बनी है, ये एडिटिंग स्टेज में जाके पता चलेगा, पर इंशाल्लाह लेट्स सी, लाइक आई एम होपिंग दैट यू गाइस आर लाइकिंग दिस स्टफ, ठीक है? इंशाल्लाह इन द फ्यूचर विल बी मोर विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, इंफॉर्मेटिव बात करेंगे, ठीक है? ज़्यादा चवलियाँ नहीं मारेंगे, कोशिश ही कर सकते हैं हम, ठीक है? इंसान के बच्चे हैं। जो गलतियां हो आप काइंडली हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिसको हम सही कर सकते हैं। ठीक है? और बाय द वे मैं यहाँ पे एक ऐड डाल रहा हूँ, ठीक है? या बल्कि यहाँ डाल रहा हूँ यहाँ वाली यार आप बल्कि एक काम करो, मेरे आगे डाल। हाँ मैं वजूद के आगे ना यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है? एग्जैक्टली। तो एट डाउजी वाइब्स प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है? और ऑल्सो कमेंट ऑन द वीडियोज मैन, विल सी ऑन द नेक्स्ट वन। कोई सजेशन हो तो हमें जरूर बताइएगा। बाकी अल्लाह ने के बाद